नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम कानून के एक ऐसे कह सकते हैं पेज को समझने की कोशिश करेंगे जिसने अदालतों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिल्कुल। सवाल यह है कि अगर कोई मामला स्पेशल कोर्ट में चलता है, खास तौर पर ST/ST एक्ट यानी अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत, हाँ। और कोर्ट उस व्यक्ति को SC/ST एक्ट के तहत तो बरी कर देती है, हाँ। लेकिन IPC यानी भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पाती है। अच्छा। तो फिर वो व्यक्ति अपनी सजा के खिलाफ अपील कहाँ करेगा? जो सामान्य प्रक्रिया है, मतलब CRPC दंड प्रक्रिया संहिता 1973 उसके तहत, या फिर उसी स्पेशल एक्ट SC/ST एक्ट के तहत। और ये कोई मतलब सिर्फ थियोरी वाला सवाल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी सवाल का जवाब देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बड़ी बेंच, जिसे लार्जर बेंच कहते हैं, वो बैठी और उसने 24 जनवरी 2025 को एक अहम फैसला सुनाया। ओके। ये फैसला क्रिमिनल अपील संख्या 2174/2024 और 2179/2024 से जुड़ा है, और यही हमारी आज की, आप कह लें, गहरी पड़ताल का आधार है। तो आज हम इसी उलझन को परत दर परत खोलने वाले हैं। हाँ, हम देखेंगे कि ये सवाल उठा क्यों, दोनों तरफ से क्या क्या दलीलें दी गईं, कानून के कौन से प्रावधान इसमें मतलब अहम रोल निभा रहे थे, और आखिरकार लार्जर बेंच ने किस तर्क के आधार पर अपना फैसला सुनाया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा मामला लार्जर बेंच तक पहुंचा कैसे? मतलब क्या हुआ था शुरुआत में? देखिए, ये तब शुरू हुआ जब हाई कोर्ट के एक सिंगल जज साहब के सामने दो अपीलें आई। शैलेंद्र यादव एट सालू और अभिषेक यादव एट पुतान की। अच्छा। इन दोनों ही मामलों में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें SC/ST एक्ट के आरोपों से तो बरी कर दिया था, लेकिन IPC की कुछ धाराओं में सजा सुना दी थी। तो इन लोगों ने अपनी सजा के खिलाफ अपील, जो सामान्य कानून है CRPC, उसकी धारा 374 के तहत हाईकोर्ट में दायर कर दी। यहीं पर मामला फंसा होगा फिर। बिल्कुल। सिंगल जज को लगा कि क्या ये सही प्रक्रिया है, मतलब क्या ये ठीक है, क्योंकि उनसे पहले एक डिवीजन बेंच ने तेजा बनाम स्टेट ऑफ UP नाम के मामले में ये कहा था कि हाँ, अगर SC/ST एक्ट में बरी हो गए तो CRPC के तहत अपील हो सकती है। अच्छा, तो पहले एक फैसला था इस पर। जी, डिवीजन बेंच का। लेकिन सिंगल जज को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। उन्हें लगा कि SC/ST एक्ट जो है वो अपने आप में एक पूरा कोड है, खासकर अपील के मामले में। तो सिंगल जज ने फिर क्या किया? क्या सवाल उठाए उन्होंने दो मुख्य सवाल तय करके लार्जर बेंच को भेज दिए, मतलब विचार के लिए। पहला कि अगर स्पेशल कोर्ट किसी को SC/ST एक्ट में बरी करे पर IPC में सजा दे, तो अपील SC/ST एक्ट के खास प्रावधान यानी धारा 14A1 के तहत होगी या सामान्य CRPC के तहत। और दूसरा सवाल ये था कि क्या वो जो तेजा केस वाला फैसला था डिवीजन बेंच का, क्या वो सही नजरिया था? अच्छा, और सिंगल जज का खुद का क्या मानना था इस पर? सिंगल जज का मानना साफ था कि तेजा केस में डिवीजन बेंच का नजरिया सही नहीं है। उन्हें लगा कि SC/ST एक्ट की धारा 14A और धारा 20। धारा 20 कौन सी? धारा 20 वो है जो इस एक्ट को दूसरे कानूनों पर अगर कोई असंगति हो तो प्राथमिकता देती है, मतलब ओवरराइडिंग इफेक्ट देती है। ओके। तो इन धाराओं और साथ में CRPC की धारा 4 और 5 को अगर देखें तो अपील सिर्फ और सिर्फ SC/ST एक्ट की धारा 14A के तहत ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक सीधी टक्कर थी दो अलग अलग प्रक्रियाओं के बीच। पहले उन तर्कों को समझते हैं जो कह रहे थे कि अपील सामान्य CRPC के तहत ही होनी चाहिए, यानी जो तेजा केस के फैसले का समर्थन कर रहे थे। हाँ, देखिए, उनका पहला और शायद सबसे बड़ा तर्क ये था कि SC/ST एक्ट का खास मकसद क्या है। वो है दलित और आदिवासी समुदायों के सदस्यों को अत्याचार से बचाना और उन्हें न्याय दिलाना। सही। तो उनका कहना था कि अगर किसी व्यक्ति को इस एक्ट के तहत बरी कर दिया गया, मतलब कोर्ट ने पाया कि उसने SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध नहीं किया, तो फिर अपील के स्टेज पर उस पर एक्ट की खास और थोड़ी कह सकते हैं सख्त प्रक्रिया क्यों लागू की जाए। उसे सामान्य कानूनी प्रक्रिया का फायदा मिलना चाहिए, जैसे किसी और IPC के मामले में मिलता है। और ये सख्त प्रक्रिया से क्या मतलब है? जैसे क्या चीजें अलग है? जैसे देखिए, SC/ST एक्ट की धारा 15A है जो पीड़ितों के अधिकारों की बात करती है। वो कहती है कि पीड़ित को अपील के हर स्टेज पर सुनवाई का हक है, उसे बाकायदा नोटिस देना होगा। अच्छा। तो दलील ये थी कि भाई, जब व्यक्ति SC/ST एक्ट के अपराध से बरी हो ही गया है, तो अब IPC की सजा के खिलाफ उसकी जो अपील है उसमें भी पीड़ित को क्यों घसीटा जाए। उनका तर्क था कि बरी होने के साथ ही
पीड़ित का और उस केस का जो विशेष दर्जा था वो अपील के लिए खत्म हो जाना चाहिए। यानी फोकस इस बात पे था कि व्यक्ति को सजा किस कानून के तहत मिली है ना? हाँ, बिल्कुल। उनका कहना था कि जब सजा सिर्फ आईपीसी के तहत मिली है तो अपील भी आईपीसी के मामलों की तरह सामान्य सीआरपीसी प्रक्रिया से ही होनी चाहिए। अच्छा। उन्होंने SC/ST एक्ट की धारा 2BD में इस्तेमाल शब्द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अर्थात इस अधिनियम के तहत अपराध पर भी जोर दिया कि बरी होने के बाद तो अब इस अधिनियम के तहत कोई अपराध बचा ही नहीं। तो इसलिए स्पेशल कोर्ट का जो विशेष चरित्र है वो भी अपील के लिए मायने नहीं रखना चाहिए। और क्या तर्क दिए गए इस पक्ष में? एक तर्क ये भी था कि स्पेशल कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है मतलब जुरिस्डिक्शन वो धारा 14 के तहत SC/ST एक्ट के अपराधों के ट्रायल तक ही है। ठीक है। और ये भी कहा गया कि भले ही SC/ST एक्ट की अपील वाली धारा यानी 14A में एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है। हाँ, वो जो आपने बताया कि सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो ये धारा लागू होगी वाला क्लॉज। जी, तो उनका कहना था कि हाँ ये क्लॉज है, लेकिन किसी बरी हुए व्यक्ति को इस खास धारा के तहत अपील करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, खासकर जब सजा उसे सामान्य कानून यानी आईपीसी में मिली हो। ये तर्क दिलचस्प है। नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज तो आमतौर पर बहुत शक्तिशाली माना जाता है कानून में। बिल्कुल, लेकिन यहाँ तर्क ये दिया गया कि इस क्लॉज का इस्तेमाल किसी पर अतिरिक्त बोझ डालने के लिए नहीं होना चाहिए, खासकर जब वो व्यक्ति एक्ट के मुख्य आरोप से बरी हो चुका है। अच्छा, और कोई तकनीकी बिंदु? हाँ, एक और तकनीकी बिंदु उठाया गया कि अपीलीय अदालत जो है वो सजा के खिलाफ अपील सुनते हुए उन SC/ST अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती जिनमें निचली अदालत ने बरी किया हो। हाँ, वो तो डबल जेपीडी जैसा हो जाएगा। नहीं, डबल जेपीडी नहीं, बल्कि ये कि बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील अलग से होती है जो राज्य सरकार या पीड़ित करता है। तो जब तक वो अपील ना हो तब तक अपीलीय कोर्ट बरी करने के फैसले को पलट नहीं सकती। तो फिर SC/ST एक्ट की प्रक्रिया जैसे पीड़ित को नोटिस देना वगैरह उसका पालन करने का क्या मतलब रह जाता है दोषी की अपील में? बात तो है। अग्रिम जमानत का भी कोई उदाहरण दिया गया था क्या? हाँ, ये तर्क दिया गया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि अगर पहली नजर में मतलब प्रथम दृष्टया SC/ST एक्ट का मामला नहीं बनता तो एक्ट की धारा 18 या 18A के बावजूद ये धाराएं अग्रिम जमानत पर रोक लगाती हैं। हाँ, ये तो काफी चर्चित रहा है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केस ही नहीं बनता प्रथम दृष्टया तो इन धाराओं के बावजूद अग्रिम जमानत दी जा सकती है। तो उनका कहना था कि जब अग्रिम जमानत के स्तर पर एक्ट की कठोरता कम हो सकती है तो बरी होने के बाद अपील के स्तर पर एक्ट की प्रक्रिया क्यों थोपी जाए। एक चिंता ये भी जाहिर की गई कि SC/ST एक्ट के तहत अगर अपील होती है तो दोषी को शायद प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ न मिल पाए जो शायद CRPC के तहत अपील होने पर मिल सकता था। हाँ, ये भी एक पहलू है। तो अंत में ये कहा गया कि कानून की ऐसी व्याख्या होनी चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता की बात करता है और अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है के भी अनुरूप हो। समझ गई। तो ये सारे तर्क इस बात पर जोर दे रहे थे कि एक बार SC/ST एक्ट से बरी हो गए तो अपील का रास्ता सामान्य होना चाहिए CRPC वाला। अब देखते हैं कि दूसरी तरफ क्या दलीलें थी, यानी वो तर्क जो कह रहे थे कि नहीं जी अपील तो SC/ST एक्ट की धारा 14A के तहत ही होगी। यहाँ सबसे पहला और मजबूत तर्क था खुद SC/ST एक्ट का उद्देश्य और उसकी खास प्रकृति। ये एक्ट सिर्फ मतलब अपराध की सजा देने के लिए नहीं बनाया गया है। हाँ, इसका एक बड़ा सामाजिक उद्देश्य है। समाज के कमजोर और ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित वर्ग को अत्याचार से बचाना, उन्हें सम्मान दिलाना और न्याय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। और 2015 का संशोधन भी इसी दिशा में था। बिल्कुल, 2015 के संशोधन ने तो इसे और भी ज्यादा पीड़ित केंद्रित मतलब विक्टिम सेंट्रिक बना दिया। जैसे धारा 15A जोड़ी गई जो पीड़ितों को कई अधिकार देती है, सूचना पाने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सबसे जरूरी सुने जाने का अधिकार, अपील के स्तर पर भी। तो उनका कहना था कि एक्ट के इस मूल भावना को अपील के स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल यही। दूसरा बड़ा तर्क ये था कि अपील कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानून द्वारा दिया गया अधिकार है, मतलब एक स्टैट्यूटरी राइट है। ठीक। और जब SC/ST एक्ट जैसा एक विशेष कानून अपील के लिए खास प्रक्रिया और खास फोरम बता रहा है, फोरम यानी हाई कोर्ट धारा 14A के तहत, तो फिर उसी का पालन होना चाहिए। आप सामान्य कानून की तरफ क्यों देख रहे हैं जब विशेष कानून में रास्ता दिया गया है? यहाँ फिर से वो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज का जिक्र आया होगा जोर शोर से। हाँ, और इस बार इसके महत्व पर जोर दिया गया। धारा 14A शुरू ही होती है इन शब्दों से,
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी, यानी नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये साफ इशारा है कि अपील के मामले में SC/ST एक्ट की बात CRPC पर भारी पड़ेगी। और सिर्फ यही नहीं, एक्ट की धारा 20 भी है। हाँ, वो ओवरराइडिंग इफेक्ट वाली। जी, वो भी यही कहती है कि इस एक्ट के प्रावधान किसी भी दूसरे असंगत कानून पर हावी होंगे। तो विधायिका का इरादा, मतलब लेजिस्लेटिव इंटेंट, बिल्कुल साफ था कि इस एक्ट की प्रक्रिया को सर्वोच्चता मिले, उसे प्राथमिकता मिले। और कानून की भाषा के बारे में क्या कहा गया? क्या उसमें कोई अस्पष्टता थी? इस पक्ष के वकीलों ने शाब्दिक व्याख्या यानी लिटरल इंटरप्रिटेशन के नियम का हवाला दिया। इसका मतलब है कि कानून में जो शब्द लिखे हैं उनका सीधा और सरल अर्थ निकालना चाहिए, उसमें अपना मतलब नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है। और धारा 14A कहती है कि स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के किसी भी निर्णय, दंडादेश या आदेश, एनी जजमेंट, सेंटेंस और ऑर्डर जो कि अंतरिम आदेश यानी इंटरलॉकेटरी ऑर्डर ना हो, के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में होगी। किसी भी निर्णय, इसमें तो सब आ गया फिर। हाँ, तर्क यही था कि ये भाषा बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें ये नहीं लिखा कि सिर्फ SC/ST एक्ट के तहत दोष सिद्धि होने पर अपील होगी। इसमें लिखा है किसी भी निर्णय, बशर्त यह है कि वो स्पेशल कोर्ट का होना चाहिए। तो अगर फैसला स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है तो अपील 14A में ही होगी, चाहे सजा सिर्फ IPC में ही क्यों न हुई हो। यानी फोकस इस बात पर था कि फैसला सुना कौन रहा है, स्पेशल कोर्ट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किन धाराओं में सजा हुई। एकदम सही। उनका कहना था कि विधायिका का यही इरादा था और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें अपनी तरफ से शर्तें नहीं लगानी चाहिए कानून में। तो ये थी दोनों पक्षों की काफी मजबूत दलीलें। एक तरफ व्यवहारिकता और सजा की प्रकृति पर जोर था, तो दूसरी तरफ एक्ट के उद्देश्य, उसकी विशेष प्रक्रिया और कानून की स्पष्ट भाषा पर। लार्जर बेंच ने इन सब पर विचार करने से पहले जरूर संबंधित कानूनी प्रावधानों को गहराई से देखा होगा। निश्चित रूप से ये बहुत जरूरी था। इसमें SC/ST एक्ट की कई धाराएं अहम थीं, जैसे धारा 14 जो स्पेशल कोर्ट बनाने और तेजी से ट्रायल करने की बात करती है। इसमें 2015 में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि ये जोड़ा गया कि ये कोर्ट सीधे केस का संज्ञान ले सकती हैं, मतलब कॉग्निजेंस ले सकती हैं। पहले मजिस्ट्रेट के पास मामला जाता था, फिर वो कमिट करते थे सेशन कोर्ट को, जो स्पेशल कोर्ट की तरह काम करती थी। अब सीधे संज्ञान ले सकती हैं। अच्छा, इससे प्रक्रिया तेज हुई होगी? जी। फिर सबसे महत्वपूर्ण धारा जिसके इर्द गिर्द पूरी बहस थी, धारा 14A, यह अपील का पूरा प्रावधान करती है। इसमें वो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है। ये साफ करती है कि अपील सिर्फ हाईकोर्ट में होगी और अपील की समय सीमा भी बताती है, जो सामान्य CPRC से अलग है। और पीड़ितों के अधिकारों वाली धारा 15A भी अहम थी, जैसा आपने बताया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दिखाती है कि ये एक्ट पीड़ित को प्रक्रिया के केंद्र में रखता है, जो सामान्य CRPC में शायद उतना स्पष्ट ना हो। और धारा 20 जो एक्ट को ओवरराइडिंग इफेक्ट देती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। और CRPC के कौन से प्रावधान देखे गए? CRPC की धारा 4, 2 और 5 भी देखनी थी। धारा 4(2) कहती है कि अगर किसी और कानून के तहत अपराधों की जांच या ट्रायल हो रहा है तो वो भी CRPC के हिसाब से ही होगा, जब तक कि उस स्पेशल कानून में कोई खास प्रक्रिया न दी गई हो। अच्छा, तो ये खुद ही स्पेशल कानून को जगह देती है। हाँ, और धारा 5 तो और भी साफ कहती है कि CRPC में लिखी कोई भी बात किसी स्पेशल कानून या उस कानून के तहत दी गई किसी खास प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि साफ तौर पे ऐसा ना कहा गया हो। यानी CRPC खुद ही स्पेशल कानूनों की प्रक्रिया को रास्ता देती है, उसे सम्मान देती है। बिल्कुल। तो लार्जर बेंच ने इन सभी प्रावधानों के साथ साथ SC/ST एक्ट बनाने के पीछे के जो कारण थे, मतलब स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजन, उनको भी देखा। 1989 में जब एक्ट बना तब के भी, और 2015 में जब संशोधन हुआ तब के भी। ये कारण बताते हैं कि कैसे मौजूदा कानून जैसे IPC या सिविल राइट्स एक्ट नाकाफी साबित हो रहे थे SC/ST समुदाय के सदस्यों को अत्याचार से बचाने में। कैसे पीड़ितों के अधिकारों को मजबूत करने और न्याय में तेजी लाने की जरूरत महसूस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जैसे कई मामलों में इस एक्ट की अहमियत और दलित और आदिवासी समुदाय की जो निरंतर पीड़ा रही है उस पर जोर दिया है। तो इन सब दलीलों, कानूनी प्रावधानों और एक्ट की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए लार्जर बेंच किस नतीजे पर पहुंची, उनका तर्क क्या था मुख्य रूप से? लार्जर बेंच ने सबसे ज्यादा वजन दिया शाब्दिक व्याख्या को। उन्होंने कहा कि धारा 14A की भाषा जो कहती है
Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, an appeal shall lie from any judgment, sentence or order, not being an interlocutory order, of a special court or an exclusive special court to the High Court. इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, ये बिल्कुल सीधी, सरल और स्पष्ट है। अनएम्बिग्युअस है। इसका केवल एक ही मतलब निकलता है। और वो मतलब क्या है उनके अनुसार? मतलब ये कि अगर फैसला स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है तो उस फैसले के खिलाफ कोई भी अपील बस वो अंतरिम यानी इंटरलॉकेटरी ना हो, चाहे वो सजा के खिलाफ हो या बरी होने के खिलाफ। सीआरपीसी में चाहे कुछ भी लिखा हो, वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में होगी और वो भी SC/ST एक्ट की धारा 14A के तहत ही होगी। तो बेंच ने साफ कर दिया कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि सजा किस धारा में हुई, आईपीसी में या SC/ST एक्ट में, बल्कि ये कि फैसला किस कोर्ट ने सुनाया। अगर स्पेशल कोर्ट है तो रास्ता एक ही है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि धारा 14A में जो नॉन अब्स्टेंटिव क्लॉज है और धारा 20 में जो ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया है, वो कोई सजावटी चीजें नहीं हैं। विधायिका ने उन्हें सोच समझकर डाला है ताकि SC/ST एक्ट की प्रक्रिया को प्राथमिकता मिले। और जैसा हमने अभी देखा, सीआरपीसी की धारा 4(2) और 5 भी इसी बात का समर्थन करती हैं। वो स्पेशल लॉ की प्रक्रिया को मान्यता देती हैं। तो यहाँ SC/ST एक्ट और सीआरपीसी में कोई टकराव है ही नहीं, बल्कि एक सामंजस्य है। स्पेशल कानून में दी गई प्रक्रिया सामान्य कानून पर प्रभावी होगी, यही सीआरपीसी भी कहता है और SC/ST एक्ट भी। बेंच ने 2015 के संशोधन के पीछे की मंशा पर भी गौर किया होगा जरूर। हाँ, उन्होंने जोर देकर कहा कि 2015 का संशोधन खास तौर पर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित यानी स्ट्रीमलाइन करने, पीड़ितों का अधिकार देने और न्याय में तेजी लाने के लिए किया गया था। अपील के लिए एक ही फोरम यानी हाई कोर्ट और एक ही प्रक्रिया यानी धारा 14A तय करना इसी सुव्यवस्थित, एकीकृत और पीड़ित केंद्रित प्रक्रिया का हिस्सा था। इसी तर्क के आधार पर फिर उन्होंने तेजा केस वाले फैसले को गलत ठहराया होगा। उसे कैसे देखा बेंच ने? हाँ, लार्जर बेंच ने तेजा फैसले की साफ तौर पर आलोचना की। उन्होंने कहा कि उस फैसले ने धारा 14A के नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज और धारा 20 के ओवरराइडिंग इफेक्ट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। ऐसा लगता है जैसे ये प्रावधान देखे ही नहीं गए। अच्छा। और उस फैसले ने सीआरपीसी की धारा 4 और 5 पर भी ध्यान नहीं दिया, जो खुद स्पेशल लॉ की प्रक्रिया को मान्यता देती हैं। और तेजा फैसले की वजह से असल में दिक्कत क्या आ रही थी, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या थी? लार्जर बेंच ने कहा कि तेजा फैसले ने एक अजीब, असंगत और अतार्किक, अब्सर्ड एंड अनॉमलस स्थिति बना दी थी। हाँ। आप सोचिए, एक ही फैसला है स्पेशल कोर्ट का। हाँ। उसके खिलाफ अपील करने के लिए 2 अलग-अलग रास्ते खोल दिए गए। अगर राज्य सरकार को या पीड़ित को अपील करनी है, मान लीजिए SC/ST एक्ट में बरी होने के खिलाफ, तो वो SC/ST एक्ट की धारा 14A के तहत करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दोषी को अपील करनी है जो सिर्फ आईपीसी में सजा पाया है, तो वो सीआरपीसी की धारा 374 के तहत करेगा। ये तो प्रक्रिया का मजाक बनाने जैसा था। एक ही फैसले से 2 तरह की अपीलें अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत। लार्जर बेंच ने कहा कि कानून का इरादा ऐसी गड़बड़ी या भ्रम पैदा करना कभी नहीं हो सकता। बात तो सही है, इससे तो बहुत कंफ्यूजन होता होगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चूक क्या बताई तेजा फैसले में लार्जर बेंच ने? हाँ, क्या थी वो? सबसे बड़ी चूक ये थी कि उसने धारा 14A के शब्दों किसी भी निर्णय, दंडादेश या आदेश विशेष न्यायालय का, इस पर ध्यान नहीं दिया। जोर इस बात पर होना चाहिए था कि फैसला किस कोर्ट का है। अगर फैसला स्पेशल कोर्ट का है तो अपील 14A में ही होगी, बस ये नहीं देखना कि सजा किस एक्ट में हुई। लार्जर बेंच ने अपने बात को और पुख्ता करने के लिए दूसरे स्पेशल कानूनों का भी उदाहरण दिया, जैसे NIA एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, और पुराना पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। अच्छा, उनमें भी ऐसे ही प्रावधान? हाँ, इन कानूनों में भी अपील के लिए SC/ST एक्ट की धारा 14(1) जैसे ही प्रावधान है। NIA एक्ट की धारा 21, पोटा की धारा 34। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ AP वर्सेस मोहम्मद हुसैन और स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस सलीम भाई अब्दुल गफ्फार शेख जैसे महत्वपूर्ण मामलों में साफ किया है कि ऐसे स्पेशल कानूनों के तहत बनी स्पेशल अदालतों के फैसलों की अपील उसी स्पेशल कानून के तहत हाई कोर्ट में होगी, सीआरपीसी के तहत नहीं। तो मतलब ये सिद्धांत पहले से ही स्थापित था एक तरह से? जी, लार्जर बेंच ने यही दिखाया कि ये कोई नई बात नहीं है। ये स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि स्पेशल एक्ट की प्रक्रिया ही लागू होगी जब फैसला स्पेशल कोर्ट का हो। तो काफी मजबूत तर्कों के आधार पर लार्जर बेंच अपने अंतिम निर्णय पर पहुंची। वो निर्णय क्या था, अगर हम साफ शब्दों में कहें? जो 2 सवाल भेजे गए थे, उनके जवाब क्या दिए? लार्जर बेंच ने पहले सवाल का जवाब दिया, अगर
स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट किसी व्यक्ति को SC/ST एक्ट में बरी करती है लेकिन IPC में दोषी पाती है, तो वो व्यक्ति उस फैसले के खिलाफ अपील केवल और केवल SC/ST एक्ट 1989 की धारा 14A(1) के तहत ही हाई कोर्ट में कर सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। एकदम स्पष्ट। और दूसरे सवाल का यानी तेजा केस के बारे में क्या कहा? दूसरे सवाल के जवाब में लार्जर बेंच ने कहा कि तेजा बनाम स्टेट ऑफ यूपी मामले में डिवीजन बेंच का नजरिया कानूनी तौर पर सही नहीं था। इनकरेक्ट। उसने SC/ST एक्ट की धारा 14A के नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, धारा 20 के ओवरराइडिंग इफेक्ट और CRPC की धारा 4 व 5 को पूरी तरह अनदेखा किया। इसलिए तेजा का फैसला अच्छा कानून नहीं है और उसे निरस्त किया जाता है। तो मतलब तेजा केस अब लागू नहीं होगा? जी, इसे पलट दिया गया है। तो इस पूरी कानूनी माथापच्ची का निचोड़ सार ये निकला कि अगर मामला SC/ST एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट में चला तो फैसला चाहे जो भी हो, बरी हो या सजा मिले, किसी भी एक्ट में मिले, उसकी अपील का रास्ता सिर्फ एक ही होगा, SC/ST एक्ट की धारा 14A। बिल्कुल। इस फैसले ने प्रक्रिया को लेकर एक बहुत बड़ी स्पष्टता ला दी है। अब कोई भ्रम या दो रास्ते नहीं होने चाहिए। इस पूरी चर्चा से एक बात मेरे मन में आ रही है, सोचने पे मजबूर करती है। हाँ, बताइए। ये जो प्रक्रियात्मक एक रूपता आई है, ये जरूरी थी, जैसा कि बेंच ने साफ किया, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। लेकिन क्या इसका कोई अनपेक्षित परिणाम भी हो सकता है? मतलब खासकर उन लोगों के लिए जो सिर्फ IPC के तहत दोषी पाए गए हैं, क्या उनके लिए अपील की प्रक्रिया अब थोड़ी लंबी या ज्यादा जटिल हो जाएगी? क्योंकि अब उन्हें अनिवार्य रूप से SC/ST एक्ट की अपील प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें शायद पीड़ित को नोटिस देना और सुनवाई का अधिकार जैसी चीजें शामिल हैं, जो सामान्य CRPC अपील में शायद ना होती। ये एक वाजिब सवाल है और इस पर विचार किया जा सकता है। ये हो सकता है कि कुछ मामलों में प्रक्रिया थोड़ी लंबी लगे उन लोगों को जो सिर्फ IPC में दोषी हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक और पहलू भी है। वो क्या? वो ये कि ये फैसला शायद SC/ST एक्ट के तहत शुरू हुई पूरी कार्रवाई की विशेष प्रकृति को बनाए रखता है और उसे और मजबूत करता है। यानी एक बार मामला स्पेशल एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट में गया तो वो शुरू से आखिर तक अपील सहित उसी स्पेशल कानून के दायरे में रहेगा। ये शायद विधायिका के उस इरादे को दर्शाता है कि इन मामलों को एक अलग और गंभीर नजरिए से देखा जाए, भले ही अंत में सजा किसी भी धारा में हुई हो। ये एक तरह से एक्ट की इंटेग्रिटी को बनाए रखता है। वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे कानून की व्याख्या न सिर्फ प्रक्रिया तय करती है, बल्कि उस कानून की मूल भावना और गंभीरता पर भी असर डालती है। इस जटिल मुद्दे को इतनी स्पष्टता से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी इस चर्चा में मजा आया। और हमारे साथ इस कानूनी गुत्थी को सुलझाने के लिए आप सभी का भी धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ, इसी तरह की गहरी पड़ताल में। नमस्कार।